देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं। लेकिन अभी इस वक्त देश में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है कोरोना वायरस को लेकर। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या देश में कोरोना वायरस से निपटने का सरकार के पास, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि नहीं है। क्या हम एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर क्या होगा। कैसे हम रोज बोलते रहेंगे कि आज इस स्टेट में ज्यादा आंकड़े आ गए, उस स्टेट में ज्यादा आंकड़े आ गए। क्या आप ये बात जानते हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, 11 जून का आंकड़ा कहता है कि दिल्ली में हर 32 मिनट में एक कोरोना मरीज की मौत हो रही है। क्या आप ये जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि यूपी में अभी इस वक्त एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा अभी आया। तो ये हो क्या रहा है? हमारे कुछ सवाल हैं, हमारे खास मेहमानों से हम वो सवाल पूछेंगे। हमारे सवाल जो हैं आपकी स्क्रीन पर अब सीधे यहां पर दिखाते हैं। पहला सवाल मेरा यहां पर है, कोरोना को रोकने के लिए क्या देश में एक और लॉकडाउन की जरूरत है? यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा सवाल, अपने प्रदेशों में आकलन पर क्या राज्य सरकारों को लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए? यह दूसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोकल लेवल पर बात हो रही है। कोरोना के रिकवरी आंकड़े एक्टिव से ज्यादा हैं। क्या देश में कोरोना का असर कम हो रहा है, यानी कि जो हम पीक है उसको क्या क्रॉस कर चुके हैं, पीक खत्म हो गई है? क्योंकि एक्टिव केसेस कम है, रिकवरी के जो केसेस हैं उससे भी ज्यादा है। अच्छा, ये एक एनालिसिस आया, पूछेंगे हम अपने मेहमानों से। चौथा सवाल, कोरोना महामारी को टर्निंग पॉइंट में कैसे बदला जाए? प्रधानमंत्री ने आज कहा और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो ये जानना जरूरी है। और आखिरी सवाल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक शोध है जो कि कहता है कि अगर आपने मास्क लगा रखा है तो कोरोना का जो रिप्रोडक्शन है वो 1 से भी कम हो जाएगा। तो यानी कि क्या कोरोना के लिए रामबाण है मास्क? इन सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। अभी इस वक्त स्क्रीन पर उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बताता हूं इस वक्त की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज लेकर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, भारत में कोरोना से एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मौत। पिछले 24 घंटे में 357 लोगों की गई जान। कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा सिर्फ 10,000 से 4 कम केसेस हैं। 10,000 से सिर्फ 4 कम। देश में कोरोना से अब तक कुल 8,102 लोगों की मौत हो गई और देश में कोरोना का आंकड़ा 2,86,580 के करीब है। 2,86,000 और एक दिन में 10,000 के आसपास मामले आ गए हैं। हमारे खास मेहमान जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले एक बार इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा पहला सवाल। स्क्रीन पर सबसे पहले हमारे जितने भी मेहमान हैं उनको बता दूं मैं, हम पहले सवाल पर फिर दूसरे सवाल पर एक एक सवालों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला सवाल यह है कि क्या देश में अब एक कोरोना के लिए लॉकडाउन की फिर से जरूरत है? मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। मेरे खास मेहमान हैं राजीव जेटली, बीजेपी के प्रवक्ता, साधना भारती, कांग्रेस की प्रवक्ता, अक्षय मराठे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर वली, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, आपका स्वागत है सर। शरद कोहली, इकोनॉमिस्ट हैं, नवीन भटनागर, फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन इन सबसे पहले पहली ब्रेकिंग में मैं तुरंत, मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार कुंदन मौजूद हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगा। कुमार कुंदन, मुझे बताइए, इतना तेजी से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या देश में फिर से एक और लॉकडाउन पर विचार हो रहा है? क्या खबर है, क्योंकि आप इसको हर लेवल पे कवर कर रहे हैं, क्विकली बताइए। देखिए निशान, सबसे पहली बात है कि 1 मई से 31 मई तक के आंकड़े और 1 जून से 10 जून के आंकड़े, दोनों की अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि कितनी तेजी से दिल्ली ही नहीं पहले देश के अलग अलग भागों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। और ऐसी स्थिति तब आई है जब लॉकडाउन ओपन हुआ है, मतलब अनलॉक 1 जब से हुआ है तब से और भी ज़्यादा स्थिति खराब हुई है। जहाँ तक फिर से लॉकडाउन की बात है तो महाराष्ट्र में बाकायदा उद्धव ठाकरे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। दिल्ली की जहां तक स्थिति है, दिल्ली में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं अभी रुक जाइए, दिल्ली का मुझे बताइएगा, लेकिन दिल्ली के केसेस पर मैं आ रहा हूं, दिल्ली के केसेस पे मैं आ रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा, हमारे जो खास मेहमान हैं और उनके पास मैं चलूंगा। डॉक्टर वली इस वक्त मेरे साथ हैं और हमारे और भी मेहमान हैं यहाँ पर। मैं सीधे सीधे जानना चाहता हूँ जो हमारे खास मेहमान हैं। डॉक्टर वली,
सर, क्या आपको लगता है कि अब एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की जरूरत आ चुकी है? एक और देश में कोरोना के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता है, मैसिव स्केल पर जैसे पहले किया था? नहीं, स्ट्रिंजेंट तो एक्शन लोगों को लेना है ना, लोगों को बाहर नहीं निकलना है, सावधानी करनी है। मास्क के बारे में आप पूछेंगे आगे, मास्क लगाना है। लेकिन आज जो ये सबसे ज्यादा भूचाल आया है, ये कोई एमसीडी का आंकड़ा आ गया है जिसमें डेथ की कोई फिगर आ गई है 2098 और दिल्ली गवर्नमेंट की वो कंपेयर करिए 984। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस, आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट पीपल शुड स्टे एट होम। लोगों को बिल्कुल घर में रहना है, आइसोलेट करना है अपने को। और अब हम जो दूसरी चीज देखने जा रहे हैं, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, तो हमें हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में, हर जो भी एनक्लोजर है लोगों का, उसमें ऐसी सुविधा बना के रखनी है कि जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक केसेस है उनको वहां रख के उनको वहीं पे लॉकडाउन में रखा जाए। एक घर में 4, 6, 8 आदमी अगर जितने हैं, जगह है, 12 कमरे हैं, तो 12 से 24 आदमी, उनको सबको अगर कोरोना ट्रीट कर रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं डॉक्टर वली, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, मुझे एक चीज समझाइए आप। देखिए, अभी एक चीज सामने आई है, वो चीज ये है कि दिल्ली की सरकार कहती है 5,51,000 बल्कि 5.5 लाख के आसपास केसेस आ सकते हैं। तो ऐसे में जैसे राजस्थान सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, क्या दिल्ली को ऐसे सील नहीं करना चाहिए? आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, दिल्ली आप सील नहीं कर सकते, कोलाहल मच जाएगा। दिल्ली वालों को ही अपना डिसिप्लिन करना पड़ेगा इंटरनल, क्योंकि दिल्ली को सील करने का मतलब नथिंग विल वर्क, बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लोग ना आएंगे। दिल्ली एनसीआर इज नाउ वर्किंग एज वन यूनिट। There are entry points, exit points from and to Delhi. How can you close Delhi? दिल्ली को क्लोज करना तो एक प्रैक्टिकल सजेशन नहीं होगा, नहीं इसको कहा जाएगा। पॉइंट नोटेड। वेरी क्विकली हमारे साथ जो हमारे यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिकल गेस्ट है राजीव जेटली जी, कोरोना के आंकड़े देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन है सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास? सब कुछ क्या सिर्फ राज्य सरकारों को दे दिया गया, या केंद्र सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? एजेंसियां हमारी सर्वे कर रही हैं इस देश की, अगर उनकी तरफ ध्यान दें तो ये गौर करने वाली बात है कि एक तरफ हमें डेंजर जोन में दिखाया जा रहा है, और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है फिच, वो हमें बता रही है कि अगर भारत ने काम करना शुरू किया, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई, तो हम दुनिया में सबसे मजबूत जीडीपी के साथ आगे भी निकल सकते हैं। मतलब हम 9.2, 9.3 की जीडीपी को भी टच कर सकते हैं। हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे देश की डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए अगर हम सारे कदम एक साथ उठाएं कि हम लड़ाई भी लड़ें कोरोना के खिलाफ, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत रखें, तो दोहरी चुनौतियों से हमें लड़ना है। जैसा आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को रखा, तो हमें दोहरी चुनौतियों से लड़ना है। लेकिन फिर भी राज्यों के अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेशों की जो स्थिति है उसके बारे में बहुत बेहतर जानकारी रखते हैं, और ये जानकारी आज नहीं रखते, शुरू से रखते हैं। शुरू से जब भी उन्होंने अपनी बात रखी तो देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के गृह मंत्री के सामने और डिपार्टमेंट जो कंसर्न होते थे उनके सामने अपनी बात रखी, और उस पर इत्तेफाक भी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने और सभी डिपार्टमेंट ने जताया कि हाँ, जो ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस बात में दम है, उस बात को माना जाना चाहिए। वो अलग बात है कि उसके बाद राजनीति हुई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उन्होंने अपनी टिप्पणी अलग से दी, अपने मुख्यमंत्रियों से विपरीत टिप्पणी दी। तो लेकिन कोरोना की लड़ाई में हमें शायद राजनीति से अलग हटके देश के साथ जो चुनौतियां हैं, देश में जो चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लड़ना है। हो सकता है कि लॉकडाउन हो सकता है ना हो। सर, मैं ये राजीव जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, और मेरे साथ जो कांग्रेस की हमारी, हाँ एक मिनट सर, एक सेकंड, मेरा ये सवाल था प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ये मुझे आप क्विकली समझाएं, क्योंकि मैं तुरंत, मेरे पास एक इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, मुझे वो भी बताना है, आप तुरंत बताएं सर। नहीं, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं कि प्लान ऑफ एक्शन में जो भी बात आपके सामने आएगी, जो सरकार नीति बनाएगी, उस नीति में कम से कम अपनी अर्थव्यवस्था के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और कोरोना की लड़ाई में जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा मंथन चल रहा है, और वो मंथन करके आपके सामने बहुत जल्द होगा। आपकी जो बड़ी खबर है शायद उसकी तरफ आप जा सकते हैं। साधना जी, अक्षय मराठे जी, आप लोगों के पास आने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आ रही है, और ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में 1 से 7 जून तक कोरोना के 311 लोगों की मौत। दिल्ली में हर 32 मिनट में एक कोरोना मरीज की मौत। दिल्ली में हर 32 मिनट में एक कोरोना मरीज की मौत।
दिल्ली में हर 100 टेस्ट में से करीब 29.56% केस पॉजिटिव हैं। और अब आप ये समझ लें कि एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा हैं। रिकवरी सिर्फ 32% के आसपास की बताई जा रही है। हर 1 मिनट में 2 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण की बात आ रही है सामने, हर 1 मिनट में। ये हमारे सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और ये जो जानकारी हमारे सामने आ रही है किसी के भी होश फाख्ता करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। मैं सीधे लेके चलूंगा हमारे सहयोगी कुमार कुंदन के पास है। कुमार कुंदन, पूरी जानकारी बताएं। हर 32 मिनट में एक कोरोना पेशेंट की मौत दिल्ली में, शॉकिंग है ये तो। निश्चित रूप से निशांत, देश के 2 महाराष्ट्र और दिल्ली, इसमें अगर बात करें तो दिल्ली में हाल के दिनों में काफ़ी तेज़ी से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। और जैसा मैं पहले बता रहा था, 1 मई से 31 मई और 1 जून से 10 जून के बीच के आंकड़े बिल्कुल ही उलट हैं। 1 जून से अगर हम 10 जून तक देखें तो संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पहले जहां सैंपल में 4 से 5% जो है वो पॉजिटिवनेस था, अब जो है वो बढ़कर 29% के आसपास जो है सैंपल पॉजिटिव हो रहे हैं। और पिछले आंकड़े जो है बता रहे हैं कि हर 32 मिनट में लोग जो है वो डेथ हो रहे हैं। ये औसतन आंकड़ा है। हालांकि यही औसतन आंकड़ा अब से थोड़े दिन पहले तक 98 मिनट का था, बाद में घटकर 95, फिर 80, फिर 72 और अभी लेटेस्ट 32 मिनट तक आ चुका है। तो सरकार जिस क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात कर रही है उस पर ज़्यादा जो है ध्यान देने की बात है। और संक्रमण को कैसे रोका जाए, सब कुछ इसी पर निर्भर कर रहा है। लेकिन दिल्ली की स्थिति किसी से छिपी नहीं है निशांत। लेकिन आप जो बता रहे हैं बहुत चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता है अक्षय मराठे जी। अक्षय जी, ये दिल्ली की हालत बहुत खराब है, आप भी बता चुके हैं, सरकार भी बोल चुकी है, लेकिन ये तो शॉकिंग है सर। अब क्या किया जाएगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन है? नहीं निशांत जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। दिल्ली में हालत बहुत खराब है और मैं कहूँगा देश के हर ऐसे बड़े महानगर में हालत खराब है जहाँ पर एक पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई हो चुकी है। तो जहाँ जहाँ पे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बैंगलोर, जहाँ जहाँ पे लोग बहुत इकट्ठे रहते हैं, जो इंटरनेशनल शहर है हमारे देश के, वहाँ पर हालत सचमुच बहुत ख़राब है और बहुत तरह के तैयारियां करने की ज़रूरत है जो दिल्ली में दिल्ली सरकार कर रही है और अन्य सरकारें भी कर रही होंगी, मेरी उम्मीद है। सर एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरा ये दूसरा सवाल है, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर उसको जरा फ्लैश करें। अपने प्रदेशों के आकलन पर क्या राज्य सरकारों को खुद लॉकडाउन पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? अपने प्रदेशों के आकलन पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कल हमने सुना था उद्धव ठाकरे ने क्या स्टेटमेंट दिया था। बोला था कि अगर हो सकता है, अगर हालात सुधरे नहीं तो हो सकता है, फिर उन्होंने गोलमोल बात की, लेकिन हालात सुधर गए तो हम नहीं सोचेंगे। मैं आपसे अक्षय जी ये जानना चाह रहा हूं, ये मेरा दूसरा सवाल है और मैं चाहूंगा इसके रिलेटेड जो ग्राफिक्स है वो प्ले करें। अक्षय जी, क्या प्लान है? क्योंकि देखिए, पहले आपकी तैयारियों में क्या कोई कमी रह गई जो अभी इस तरीके से हालात आ गए, और आगे आपने सारी इकोनॉमी सब कुछ खोल रखा है, इंटरेक्शन लोगों का और बढ़ेगा, बचेंगे कैसे लोग? हर 32 मिनट में एक मौत तो सर बहुत ज्यादा मायने रखती है ना सर। नहीं बिल्कुल, जब लॉकडाउन से हम अनलॉक 1 की तरफ बढ़े थे निशांत जी पहली बार, तो हमारे मन में सबसे बड़ी चिंता ये थी कि एक तरफ लॉकडाउन करके हम लोगों को कोरोना से तो बचा रहे थे, लेकिन 10 लाख लोग हर रोज दिल्ली सरकार के भूख खाना वितरण केंद्रों पर पहुंचकर खाना खा रहे थे। तो हमारे मन में ये डाउट हो रहा था कि अगर हम ये लॉकडाउन और ज्यादा देर तक चलाएं तो हो सकता है कि लोगों की भूखमरी से मौत हो जाए और कोरोना से तो हो सकता है बच जाए। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो रही है कि एक तरफ खाइए एक तरफ कुआं। तो हमें ये अब बैलेंस एक कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, ना सिर्फ दिल्ली में, पूरे देश में, कि हम कैसे एक ऑप्टिमम लेवल पर हमारी इकोनॉमी को खोल पाएं। पूरी तरह से लॉकडाउन करना मुझे लगता है कि इकोनॉमी को पूरी तरह से। एक मिनट मुझे एक चीज बताइए, अभी जो है प्राइम फोकस आपका क्या है? ये जो डेथ फिगर्स हैं ये कम कैसे लाएंगे आप? अभी जैसे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले से कहा है, हमारा प्राइम फोकस 2 है। एक कि जो मौतों का आंकड़ा है उसको कम रखना, उसके लिए हम 2 चीजें कर रहे हैं। पहली तो वेंटिलेटरी सपोर्ट को हम बढ़ा रहे हैं, दूसरा ऑक्सीजनेटेड बेड्स की जो अवेलेबिलिटी की एक कुछ दिन के लिए दिल्ली में क्राइसिस हो गई थी, उसको हमने काफी हद तक अब ऑगमेंट कर दिया है। तो प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजनेटेड बेड्स की संख्या बढ़ गई है, सरकारी अस्पतालों में भी ऑक्सीजनेटेड बेड्स की संख्या बढ़ गई है। तो जो पेशेंट बिल्कुल मौत के कगार पर पहुंच जाता है, उसको जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उसको तुरंत ऑक्सीजन पहुंच जाए, इस पर दिल्ली सरकार का पूरा जोर चल रहा है। हम पूरा तंत्र इसी पर फोकस कर रहा है इस समय।
और दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की दूसरी प्राथमिकता ये है कि इसका संक्रमण रोका जाए। संक्रमण रोकने के लिए जो हम कर रहे हैं वो हमने एक बहुत शानदार होम आइसोलेशन का प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। तो हमारे पास दिल्ली में इस समय 10,000 लोग आइसोलेशन में। अक्षय जी एक सेकंड, अक्षय जी मैं कुछ चीजें समझना चाह रहा हूँ, एक मिनट। छोटी बात रखना चाहता हूँ, प्रश्न आप इनसे ले लीजिए। आपकी मैं आपको पॉलिटिकली घेरना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ। दिल्ली जो है वो कई स्टेट से जुड़ता है और दिल्ली कई स्टेट्स का हॉटबेड या एपिसेंटर कई स्टेट्स के लिए बन सकता है। नोएडा के लिए बन सकता है, गुड़गांव के लिए बन सकता है, फरीदाबाद के लिए बन सकता है, पूरे एनसीआर रीजन का बन सकता है। तो वो जो एरिया है उनको आप सील करने पर कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? कुछ प्लान ऑफ एक्शन है या नहीं है? जहां पर दिल्ली में अभी सबसे ज्यादा संक्रमण वाले 200 स्पॉट्स हैं, उन 200 स्पॉट्स को कंटेनमेंट जोन्स में हमने ऑलरेडी तब्दील कर दिया है। वहां पर बहुत हाई पुलिस फोर्स, डीएम के सारे तंत्र यूज करके उन एरियाज को सील हमने ऑलरेडी कर दिया है। उसके अलावा अब हम ऐसे स्टेज पर पहुंच गए निशान जी कि 50% से ज्यादा ऐसे संक्रमित कोरोना मरीज है जिनका सोर्स हमें पता ही नहीं है। तो हम केंद्र सरकार से भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उसके पीछे सर एक मिनट सर उसके पीछे सर एक मिनट, मैं आपको अपना रियल एग्जांपल बताता हूं। सर मैं आपको अपना रियल एग्जांपल बताता हूं। मैं एग्जैक्टली आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा गलत होगा। मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया था 2 हफ्ते पहले साउथ दिल्ली में एक जगह से कराया, और जब मैंने साउथ दिल्ली में एक जगह से कराया उसके 1 हफ्ते बाद मैंने सोचा कि मैं फिर से कराता हूं। हालांकि मैं सेल्फ क्वारंटीन में हूं पिछले 14 दिन से, लेकिन मैंने कहा एक बार फिर से कराता हूं। हालांकि मैं किसी से मिल नहीं रहा था, जुल नहीं रहा था, कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी एक मन में शंका, डर होता है। मैंने उनसे पूछा इसलिए क्योंकि मैं एक बार कहीं बाहर निकला तो मुझे एक डर था, तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं आपके यहाँ कराने आ सकता हूं? उन्होंने ये कहा दिल्ली सरकार ने कहा है कि आप ऐसे कोविड टेस्ट नहीं करा सकते हैं। और मैंने कहा प्रिस्क्रिप्शन अगर किसी डॉक्टर से पूछूं, क्योंकि मुझे हल्का सा कॉफ एंड कोल्ड हल्का सा था, उन्होंने कहा नहीं, तब भी हम आपका नहीं कर पाएंगे। अब आप मुझे बताइए, इसका मतलब ये है कि अगर आप टेस्टिंग कम करेंगे तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। खैर अक्षय जी, क्योंकि बहुत देर से हमारा और आपका इंटरेक्शन चल रहा है, मैं आपसे जवाब लूंगा जरूर, लेकिन टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ लोचा है। और मैं सीधे यहां पर चलूंगा, बल्कि हमारे एक पत्रकार मित्र ने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको याद होगा, और क्या हालत हो गई थी। मेरे साथ वो काम कर चुके हैं। साधना जी मेरे साथ हैं कांग्रेस की। साधना जी माफी चाहूंगा, थोड़ा देर से मैं आपके पास आ रहा हूं। क्विक रिएक्शन आपका मैम, कहां कमी रह गई, कहां गड़बड़ हो गई है आपके स्टेट्स का विज़ावी और स्टेट्स का? देखिए, मैं यही कहूंगी कि 78 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन को खोला गया तो और देशों में तो जो संख्या है केसेस की कम हुई, मगर हिंदुस्तान के अंदर इससे उलट हुआ। अब ये कहते हैं कि हमें आर्थिक स्थिति को बचाना है, तो आप कौन सी आर्थिक स्थिति को बचाने की बात कर रहे हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 117 देशों में 102 नंबर पे आ चुके हैं। मैम प्लीज होल्ड ऑन। साधना जी एक सेकंड, अब मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। जापान, चाइना, साउथ कोरिया, लेबनान, जर्मनी, ईरान, सऊदी अरेबिया, एल सल्वाडोर, इराक, श्रीलंका, इजराइल, पाकिस्तान, हर जगह जहां पर उन्होंने लॉकडाउन खोला, स्वीडन, हर जगह जहां पर लॉकडाउन खोला वहां पे केसेस बढ़े, वापस उनको लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो हम एक्सेप्शन नहीं है, पूरी दुनिया में ही हुआ है। बताइए अब आपका रिएक्शन। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि कई देश ऐसे भी है जो लॉकडाउन खुला और केसेस की संख्या कम हुई। बहरहाल मैं अगर अपने देश की बात करूं तो ये भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ आंकड़े गिनाने की बात करती है, तो ये कहते हैं प्लान ऑफ एक्शन अब हम लेकर आएंगे। इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? आपके प्लान ऑफ एक्शन में सिर्फ वर्चुअल रैलीज दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी की बात करें, इन्होंने 8 लैब्स को ओवर टेस्टिंग की वजह से बंद किया। इन्होंने 38 दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में से केवल 5 को कोविड के लिए रिजर्व क्यों किया? इनकी जो बेड्स की संख्या इनकी एप्लीकेशंस में बताती है, और जब रियलिटी में हम हॉस्पिटल्स में जाकर देखते हैं तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं यहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आपने अपना एग्जांपल दिया, मैं भी आपको बताती हूँ, मेरे जानने वाले हैं, उनकी सगी बहन को अभी कोविड पॉजिटिव वो निकली, हॉस्पिटल के चक्कर काटती रही, लेकिन उनको बेड उपलब्ध नहीं हुआ। एक दिन में 1 लाख रुपए पर बेड पर उन्होंने एक बड़े हॉस्पिटल में बेड लिया, तब और उनके दोनों बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हो गए। सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार कर क्या रही है? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ आज कि इस समय पर स्थिति ये है कि एक तरफ तो मोदी जी तालियां बजवाकर उत्सव मनाते रहे, भूखी भटकती रही जनता और होती रही मौतें, और मोदी जी अपने मन की बात सुनाते रहे, केजरीवाल जी इसकी टोपी उसके सर कर रहे हैं, साधना उसकी जी टोपी एक इसके सेकंड, सर कर रहे साधना हैं। जी दो चीजें हैं।
साधना जी एक सेकंड, साधना जी एक मिनट। आपने जो बोला है, मैं पहले तो इस पे अक्षय से रिएक्शन लूंगा। अक्षय, आप इस पर क्या कहेंगे? अस्पतालों में इनका ये कहना है कि लोगों को जगह नहीं मिल रही है, आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, आप इस पर क्या कहेंगे? और फिर उसके बाद राजीव जेटली जी को लेके आएंगे और फिर हम एक और खबर लाएंगे, फिर हमारे और मेहमानों को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। मैम, अक्षय जी, आपका रिएक्शन इस पर। निशांत जी, मुख्यमंत्री जी ने हम सबको नसीहत दी है कि किसी भी तू मैं में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो मैं भी कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है उन तू मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने, आपने भी एक सवाल टेस्टिंग के बारे में पूछा था। साधना जी एक सेकंड, साधना जी, हमारा शो थोड़ा अलग होता है। साधना जी, हम लोग सबको बोलने का मौका देते हैं। आपने बोला, मैं उनका रिप्लाई लूंगा, और आज उनको समय इसलिए ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि उनकी सरकार है, इसलिए उनको ज्यादा समय दे रहा हूं, बिकॉज उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बनती है। आपने सवाल पूछा, मैं उनसे वही काउंटर सवाल पूछा, उनको बोलने दिए, फिर आप बोलिएगा, बताइए। तो दो चीजों पे सवाल पूछे गए हैं, एक तो टेस्टिंग के बारे में और एक हॉस्पिटल के बेड्स के बारे में। तो टेस्टिंग पर मैं आपको बता दूं निशांत जी, कुछ दिन ऐसे थे पिछले 5-6 दिनों के अंदर जिसमें दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया था, और बिल्कुल सोच समझ कर निर्णय लिया था कि एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग को हम रोक दें। इसका कारण ये था कि दिल्ली में जैसे अन्य शहरों में भी हमारे पास टेस्टिंग की एक लिमिटेड कैपेसिटी थी। तो उस लिमिटेड कैपेसिटी को हम चाहते थे कि जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, सबसे ज्यादा गंभीर लक्षणों वाले पेशेंट्स हैं, उनकी टेस्टिंग प्राथमिकता से हो, और उसके बाद अगर कैपेसिटी बचे तो हम चाहते थे कि एक चीज बताइए। लेकिन मैं चलिए, आप दूसरा पॉइंट रखिए, फिर बताइए। हाँ, ओके, एक बात पूरी करूं। लेकिन इसके बावजूद, ये जो आपका एक्सपीरियंस था, इसके बावजूद दिल्ली में अगर आप टेस्टिंग के आंकड़े देखें तो देश में सबसे ज्यादा पर मिलियन टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है। 14,000 टेस्ट पर मिलियन दिल्ली में हो रहे हैं, कंपेयर टू नेशनल एवरेज ऑफ 4,000। तो इसका मतलब दिल्ली ने टेस्टिंग के ऊपर, हाँ बिल्कुल पिछले 3-4 दिनों में कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन ओवरऑल दिल्ली का टेस्टिंग का पिक्चर बहुत बेहतर है बाकी राज्यों से। अगर मैं बेड्स की बात करूं तो दिल्ली कोरोना ऐप पर अगर आज भी आप जाए तो कुल मिला के 9,500 बेड्स दिल्ली में आज अवेलेबल है, जिसमें से 4,000 बेड खाली है। वो LNJP में खाली है, GTB में खाली है, राजीव गांधी में खाली है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि प्राइवेट अस्पतालों में कुछ दिनों के लिए दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद हमने 22 प्राइवेट अस्पतालों को 20% और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने को आदेश दिए थे, और उसके बाद बड़े सारे अस्पतालों ने वो किया भी है। तो आज दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑगमेंटेशन का काम हो रहा है। लेकिन सर एक सेकंड, साधना जी, आपने जो पॉइंट रखा है मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। एक मिनट साधना जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन एक मिनट सर, आपका जो ऐप है उसी ऐप का एक आज मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। दिल्ली गवर्नमेंट ने 4,360 बेड 6 हॉस्पिटल में रिजर्व किए, और उसका डेटा भी है, वो बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, लोकनायक हॉस्पिटल में, साधना जी सुनिएगा, 61% बेड्स खाली पड़े हुए हैं। गुरु तेग बहादुर में 89%, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में 49%, दीपचंद बंधु में 53%, राजा हरीश चंद्रा में 87%, जग प्रवेश चंद्रा में 100%। लोगों में फेथ ही नहीं है कि वो सरकारी अस्पताल में जाए। इस पे क्या कहेंगे आप अक्षय जी? और फिर उसके बाद साधना जी आपका कमेंट। नहीं, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर आप पूरा दिल्ली का आंकड़ा देखें तो दिल्ली के आज 50% मरीज सरकारी अस्पतालों में हैं और 50% प्राइवेट में है। तो मुझे लगता है ये आंकड़ा तो ठीक है। और मैं दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी मरीज को वो सरकारी अस्पताल कहता है कि आपको अभी हम भर्ती नहीं दे सकते, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। बेड अवेलेबल नहीं है, ये एकमेव कारण नहीं है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि दिल्ली सरकार का जो हॉस्पिटलाइजेशन का SOP है, वो ये कहता है कि अगर आपको गंभीर लक्षण, अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सर, एक सेकंड, एक बात बताइए सर। अब आपने एक बात बोली है, मैं सीधे यहाँ पर आगे बढ़ाऊंगा। आपने अभी एक बात बोली कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की टेस्टिंग हम थोड़ा सा उनको बोलते हैं वो क्वारंटीन में रहें। क्या आपको नहीं लगता है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स खतरनाक हो सकते हैं? मुझे अच्छी तरीके से वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टडी पता है जिसमें कहा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी 5 दिन तक सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स खतरा पैदा नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब केवल ये था कि अगर आपके पास दिन के 100 टेस्ट हो सकते हैं, तो वो 100 में से अगर आप गंभीर लक्षणों वाले लोगों को टेस्ट नहीं करके एसिम्प्टोमेटिक्स को टेस्ट समझ गया मैं, आपका टेस्टिंग की प्रॉब्लम है। लेकिन सर फिर मैं हमारे कॉन्वर्सेशन लंबा हो जाएगा। साधना जी, क्विक रिएक्शन आपका, और उसके बाद मैं और मेहमानों के पास भी जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत अर्जेंटली मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बताइए साधना जी, आपका रिएक्शन इस पर वेरी क्विकली। जी, मैं बस
मैं इतना ही कहूंगी कि ये जो कह रहे हैं कि एसिम्टोमेटिक, इन्होंने वैसे तो आईसीएमआर की सारी वो मानेंगे, लेकिन जो सिम्टोमेटिक डेड जो लोग पाए गए कोविड से, जो सिम्टम्स जिनके अंदर देखे गए, उनका भी इन्होंने टेस्ट करने का काम नहीं किया, जबकि ये कहा गया कि उनका टेस्ट करना जरूरी है ताकि ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की जाए। और मैं पूछना चाहती हूँ, इतनी सतर्कता अगर थी तो 13 मार्च को WHO ने इसे महामारी घोषित किया, आप 2 जून को कमेटी बनाने का काम क्यों करते हैं? ये दोनों ही चीजें केंद्र और राज्य सरकार इस समय पर, दिल्ली और मैं केंद्र की बात करूं तो इसके टोपी उसके सर करने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, प्लान ऑफ एक्शन लाइए। ये समय सिर्फ इतना करने का है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और कल में पढ़ने होगी, बहुरी करेगा कब, तो इसको जरा आप आचरण करने का काम कीजिए। ओके मैम, आपने मुहावरा अच्छा बता दिया मुझे, आपने मुहावरा अच्छा बना दिया। शरद कोहली जी, क्विक रिएक्शन आपका, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? मैं जो ये पॉलिटिकल बिकरिंग हो रही है उसके बारे में कमेंट करना चाह रहा था। इन्होंने मुहावरा बोला, मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ये झगड़ा तो कभी ना करे, क्योंकि ये अभी इस समय एक बहुत क्राइसिस में सिचुएशन है। मैं समझता हूँ किसी भी राज्य का विपक्ष है निशान, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो राज्य सरकारों में है, अगर विपक्ष में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अगर वो इस कटाक्ष की बजाय और सिर्फ आलोचना करने की बजाय जमीन पे जाके खुद पेशेंट्स की मदद करें, खुद कोऑर्डिनेशन में मदद करें, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा सकारात्मक भूमिका वो प्ले करेंगे देश के हित में। और जहां तक बात आती है निशान, मैं कहना चाहूंगा लॉकडाउन करा जाए नहीं करा जाए, ये जो अर्थव्यवस्था और सेहत की जो बड़ी डिबेट है, इसको लेकर जो बात की जा रही है, मेरा जो सेकंड सवाल था शरद जी, मैं चाहूंगा एक बार अपनी टीम से बोलूंगा, जो मेरा दूसरा सवाल था वो एक बार स्क्रीन पर प्ले करें। मुझे एक चीज समझाइए शरद जी, आप क्या आपको लगता है कि जान से ज्यादा महत्वपूर्ण जहान हो गया है, इकोनॉमी जरूरी हो गई है, इसलिए अब आप कंटेन्ड लॉकडाउन भी नहीं कर रहे हैं, स्टेट बोल रहे हैं जो होता है जाने दो, बहुत क्विकली? नहीं, देखिए, जो होता है जाने दो वाली अप्रोच तो निशान कभी भी नहीं होनी चाहिए। पहली बात, जान बहुत कीमती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अर्थशास्त्री होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जान पहले है, परंतु यह भी हकीकत है, कल एक सर्वे आया निशान, मैं आपको बड़ी रोचक बात बता रहा हूं, एक निजी कंपनी ने सर्वे किया है, उस सर्वे में निकल के आया है कि पूरे देश में केवल 28% लोग ऐसे हैं जो कि अब 1 महीने से ज्यादा अगर उनकी इनकम नहीं होगी तो वो सरवाइव कर पाएंगे। तो आप सब, और केवल 10% लोग देश में ऐसे हैं, केवल 10%, निशान ध्यान दीजिएगा, जो कि 1 साल तक बिना आय के गुजारा कर सकते हैं। सरकारों का खजाना खाली हो चुका है, लोगों की सेविंग्स कम हो चुकी है। मैं कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि बीमारी बढ़े और मौतें हो, परंतु ये भी एक कड़वी सच्चाई थी कि लोग अगर कोरोना से नहीं मरते, मजदूरों ने मुझे ये बात कही, मुझे कुछ मजदूर रास्ते में मिले, उन्होंने कहा साहब कोरोना तो पता नहीं होता या नहीं होता, और होता तो हम पता नहीं मरते नहीं मरते, पर हम भुखमरी से हमारे बच्चे मरे जा रहे हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोली है। इसी बातों को सुन के सरकारों को, राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी लॉकडाउन खोलना पड़ा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश का मोर्टेलिटी रेट कम है, और अगर अब आगे लॉकडाउन की, कल मूडीज की जो रिपोर्ट आई है निशान, अगर आपने वो पढ़ी हो, उसमें बताया जा रहा है कि अगर दूसरी बार लॉकडाउन हो गया, मतलब इसकी सेकेंड वेव आई और आपको फिर लॉकडाउन करना पड़ा, तो ये देश की इकोनॉमी 7% से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो कि अभी 3.7% की उम्मीद है। आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों का क्या मतलब है। कोरोना से ज्यादा नुकसान आर्थिक दृष्टि से हो जाएगा निशान, हालांकि मैं जान की कीमत रखता हूं। शरद जी एक सेकंड। विवेक जी इस वक्त हमारे साथ नवीन भट्टागर साहब हैं। नवीन सर, आप डिजास्टर मैनेजमेंट देख चुके हैं, आपको उससे बेहतर, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता उसको। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस वक्त फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ से बात कर रहा हूं और मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि सर क्या मैनेज किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या स्टेट्स को एक अपने आप फैसला नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से कि आप कंटेन्ड लॉकडाउन करें? अगर दिल्ली एपिसेंटर है तो बॉर्डर्स को सील करें, दिल्ली में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होने दें। आप इस पर क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है, और मैं तो ये कहूँगा, देखिए, दुश्मन से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना इस टाइम हम लोगों का दुश्मन है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम इससे फाइट कर सकते हैं।
हमारे पास मेडिसिन्स हैं, हमारे पास रिसर्च स्कॉलर्स हैं, लेकिन हम लोग इतने बुरे तरह डर रहे हैं। आप पब्लिक को देखिए, पब्लिक कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रही है, ना आपका फेस मास्क लगा रही है, ना फेस शील्ड लगा रही है, ना आपका पीपी किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पीपी किट मास्क ये हिंदुस्तान में हम लोग बना रहे हो, बहुत सस्ते बना रहे हैं, मैं आपको बताऊं, उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। आराम से लोग देखिए शाम के टाइम जहां ओपन एरिया है खुलेआम घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब डर नाम की चीज़ पब्लिक में नहीं है। सरकारें आपस में लड़े जा रही हैं एक दूसरे के लिए। सरकार क्या कर देगी, या एनडीआरएफ या आपका गवर्नमेंट क्या कर देगी, घोल के पिला देगी? जब आपको अपनी जान की कीमत नहीं है, आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, आप अपने मर्जी चला रहे हैं, तो ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए जो इम्पोर्टेंट जो संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि प्रिवेंटिव मेजर्स आप ज़रूर लीजिए, उसके बगैर आप अलाउ मत करिए। पीपी किट ज़रूर दीजिए, उसके बाद फेस मास्क है, फेस शील्ड है, और ये सबको आप प्रोवाइड कराइए। बेशक आप फ्री ऑफ कॉस्ट कराएं, यानी कि दवाई में जो करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, एड दे रहे हैं, उससे अच्छा आप ये पीपी किट दे दीजिए, लोगों को एजुकेट करिए, स्टर्न एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसने क्लियर बोला हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ये ना सोचे कि ये सारा काम जो है एनडीएमए का है या प्रधानमंत्री मोदी जी का। नो, ये आपकी जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट्स की। और कुछ भी अगर होता है, लाइफ कहीं बुरी तरीके से लोगों का लाइफ को थ्रेट होता है, हैजार्ड होता है, पब्लिक डेथ होती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वे उसके लिए एक्शन के लिए लायबल है। इसके अलावा एनडीएमए एक्ट 51 से 55 बहुत ज़बरदस्त एक्ट है, जिसके ऊपर कार्रवाई पब्लिक के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, गवर्नमेंट्स के ऊपर होगी। सर मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ नवीन साहब, मैं आपसे एक चीज बताना चाह रहा हूँ जी सर जी। एक आपने एडवाइस दी पब्लिक के लिए, लेकिन सरकारों की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस उनके ऊपर हावी पड़ रहे हैं। क्या किया जाए, वो कौन सा सॉल्यूशन है जिससे कि लोगों को बचाया जाए, जिंदगी बचाई जाए? क्या कहेंगे आप उस पर? जी, मैंने आपको अर्ज किया, आपने अगर इसको रिपीट करके सुन लेना, आप पब्लिक को इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्लीज मत रोकिए, नहीं तो ना जाने क्या हो जाएगा। बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और जो अभी थोड़ा बहुत लोगों को मिल भी रहा है वो भी नहीं मिलेगा, तो उसको तो आप रोकिए मत प्लीज। इसके अलावा पब्लिक को अवेयर करिए कि है ना प्रॉपर तरीके से अपनी डिस्टेंसिंग करें, और फेस मास्क का यूज करें, हाथ के ऊपर ग्लोव्स यूज करें, पीपी किट का इस्तेमाल करें। पीपी किट बहुत महंगी नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो हर एक को जो है जो जरूरी और पीपी किट पहनने में शर्म भी ना करें, लोग खुद भी पीपी किट पहन सकते हैं। बिल्कुल सवाल ही नहीं, बिल्कुल पहनेंगे, ड्यूटी में आप पहनिए। सर मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, और मेरे सामने इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कुमार कुंदन स्टैंड बाय पर रहिए। सर मैं आपको रोकूंगा यहां पर, मेरे साथ एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर वली, देश में कोरोना के रिकवरी के आंकड़े एक्टिव केस से ज्यादा, इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बार ठीक होने वालों की संख्या मरीजों से ज्यादा, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक्टिव से 50% ज्यादा है। कोरोना से अब तक 1,41,029 लोग ठीक हुए। कोरोना से के 1,37,438 लोगों का इलाज जारी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और कुमार कुंदन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो खबर हमारे सामने आ रही है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कितनी बड़ी राहत की खबर है? देखिए, अभी जो हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें इस तरह की जानकारी दी गई है, और निश्चित रूप से ये राहत भरी खबर है। सरकार जो बार बार संक्रमण रोकने और दूसरा क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात कर रही है, सरकार ये सोच के तो ज़रूर खुश हो रही है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी देखना होगा निशांत, हमारा बेस भी बढ़ता जा रहा है। हम एक केस से 1,000 से 10,000 से लाख केस पे अब आ चुके हैं, और उस हिसाब से बेस भी बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से सरकारी प्रयासों को एक अच्छा कह सकते हैं कि मौका मिला है, जिसमें कि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। लेकिन उसी समय जो डेथ की बात है वो भी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो सरकार यह सोच के जरूर खुश हो रही होगी कि उनकी प्रयास जो है रंग ला रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण को रोका जाए, ये एक बड़ा सवाल है।
कुमार खुर्दन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर वली, मेरा ये तीसरा सवाल है, कोरोना के रिकवरी आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्या कोरोना जो है उसका असर कम हो रहा है? क्या उसने अपनी पीक क्रॉस कर ली है? ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर वली, क्विकली आपका इस पे क्या रिएक्शन है सर? देखिए, क्विकली मैं आपको धारावी का एग्जांपल देके कन्विंस कर सकता हूं कि बैड डेज तो है, लेकिन रिकवरी जो है मुझे दिखाई दे रही है। ये इस तरह की चीजें जिसके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हमको कंपेयर कर सकते हैं, कर्नाटका का एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, धारावी का, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अफसोस था कि ये कैसे कंटेन होगा, वो हो गया। और यहाँ भी जो कंटेनमेंट जोन में लोग हैं दिल्ली में, उनको भी बहुत ज्यादा तादाद में कोरोना पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो हमको जो भी लॉकडाउन के बारे में जैसे विशेषण सोचने हैं वो सिलेक्टेड एरिया में सोचने हैं। यू कैन नॉट जनरलाइज, नंबर 1। नंबर 2, ये अच्छी खबर है कि रिकवरी मुझे एक चीज बताइए डॉक्टर वली, मुझे एक चीज बताइए, ये सारे आंकड़े उल्टे पड़ते हैं अगर हम इसमें जोड़ दें डेथ कितनों की हुई है। अगर हम मौत के आंकड़े जोड़ दें तो ये सारे आंकड़े उल्टे पड़ते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? निशान जी, ये डेथ उन लोगों की हो रही है जिनका निमोनिया नहीं डायग्नोज हो रहा है, जिनका सीटी स्कैन नहीं हो रहा है, जिनका ब्लड काउंट नहीं हो रहा है। हम ब्लड काउंट करें, अपने सब मरीजों का ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करें, जिसमें कोई खर्चा नहीं आता, तो डेथ रेट बहुत हद तक रोका जा सकता है। ये बस ये इलाज है कि हम अपना विवेक और ज्ञान इस्तेमाल करें और हॉस्पिटल्स में उन मरीजों को जरूर हम एंटीबायोटिक थेरेपी दें जिनको निमोनिया के लक्षण शुरू हो रहे हैं, और उनके लंग्स को हम डिकंजेस्ट करें, सुखाएं, तो डेथ रेट कम हो जाएंगी। इसमें हार्ट के और हाइपरटेंशन के मरीजों की डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, उनको निमोनिया भी ज्यादा हो रहा है। ये ठीक है, पॉइंट नोटेड सर। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा यहाँ पर, मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर। डॉक्टर वली, मुझे एक चीज एक्सप्लेन करिए, क्या ये बात सही है, क्या ये बात समझी जाए कि अभी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं दिल्ली का, अगर दिल्ली में अभी 30% लोगों को कोरोना है और जहां ये 60% लोगों को हो गया तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, फिर इससे डरने की जरूरत नहीं है, फिर इसके खिलाफ आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाएगी। क्या ये बात सही है? That is the reason, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो कंटेनमेंट के इलाके हैं उनमें हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। अब उनके टेस्ट करें तो हमें बहुत अच्छा डाटा मिलेगा वहां से। धारावी के टेस्ट करें, आईजीजी आईजीएम के, तो हमें आईजीजी बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा एक आपने सवाल पूछा। आई थिंक आई शुड हैव इंक्लूडेड इन माय आंसर कि हम अगर कंटेनमेंट के साथ रहेंगे, अपनी लोकेलिटीज में भी रहेंगे, तो एक्सपोजर अब इतना हो चुका है लोगों का कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए गुड परसेंटेज ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, मे बी 30%, मे बी टेस्ट तो हो, वो टेस्ट हो या कोविड टेस्ट हो। अब ये है कि इलाज में कोई भी किसी को भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। ये अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है, सॉरी, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट देर से जा रहा है। जी, ये स्क्रीन पे मैं थोड़ा आ रहा हूँ। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपदा को देश के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट है, इस वक्त की बड़ी खबर। स्क्रीन पर बताएं उसको। आपदा के समय भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आपदा को अवसर में बदलने का मौका है, ये भी कहा। और मर्सिडीज वाले भी फुटपाथ से सामान खरीदें। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा बयान, और यह इस वक्त की बड़ी बात है। और सीधे मैं चलूंगा राजीव जी, ये इससे लग रहा है कि अभी एक इकोनॉमिक बूस्ट करने की कोशिश है, लेकिन सारी जिम्मेदारी लोगों पर ही है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसमें अभी लोग ज्यादा अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कैसे होगा ये सब कुछ? निशान जी, पहले तो ये समझना होगा, मैं भी सुन रहा था, काफी एक्सपर्ट ने भी अपनी राय रखी कि जिस तरीके की रिसर्च आ रही है, अभी रिसर्च कोई भी पुख्ता नहीं है। एक तरफ हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो प्रूवन नहीं है। एक तरफ एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट हैं,
वो कोरोना को स्प्रेड करते हैं ये कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है वो स्प्रेड नहीं करते हैं, उसकी गुंजाइश केवल 6 से लेकर 18% तक होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां पर अभी हम कोरोना को मेडिकल टर्म में भी नोटोरियस वायरस कहा जा रहा है, जिसको समझा नहीं गया अभी तक, ऐसी परिस्थितियों में आप ये नहीं सोच सकते कि आप इस देश की अर्थव्यवस्था को रोक दें, क्योंकि हमारे देश की जो जरूरतें और डेमोग्राफी मैंने पहले भी आपको बोला था, क्योंकि ऐसे में कोई राजनीति करता है तो वो खुद भी कोरोना की तरह लगना शुरू हो जाता है, उसे इरिटेशन हो जाती है। जहां पर ऐसी परिस्थितियां कि जब हमें एक लड़ाई एक तरफा नहीं लड़ रही है, हमें आर्थिक रूप में भी लड़ाई लड़नी है, आर्थिक फ्रंट पे भी लड़ाई लड़नी है, बीमारी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, मैं कोई भी राज्य ये बेहतर जानता है कि मेरे राज्य की जरूरतें क्या हैं, लेकिन राज्य अपने आंकड़े ना छुपाए। जैसा भी दिल्ली में अभी आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे, दिल्ली ने जो आंकड़े जारी करे हैं मौतों के, वो 984 आंकड़े जारी किए हैं कि 984 मौतें हुई हैं, लेकिन असल में जो आंकड़ा है वो 2098 का है। आप बताइए, अगर मरने वालों की संख्या को आप छुपा देंगे तो इससे क्या लाभ होने वाला है आपको? यह बेड आपके पास है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप ज्यादा बताइए, मेरा उससे भी कोई लाभ सवाल नहीं इकोनॉमी पर था। अगर आप चाहते हैं मैं आपसे और डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल आपसे इकोनॉमी में था। आप जो कंजम्पशन आपका करने वाले लोग हैं, किसी से भी 1 मिनट सर, 1 मिनट, जो लोग कंजम्पशन करने वाले लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि ये जो 20 लाख करोड़ है उसमें से आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है, आपको कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। जो कंजम्पशन करने वाले, यानी कि जिनको पैसा खर्चा करना अपनी जेब से। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मेरा इकोनॉमी पे सवाल था और आप मुझे इकोनॉमी पे जवाब दे रहे, क्योंकि एक तरफ तो आपने कहा जो पॉलिटिक्स करते हैं वो कोरोना की तरह लिखते हैं, लेकिन अब हम वही पॉलिटिकल स्टेटमेंट देख रहे हैं। प्लीज मुझे इकोनॉमी पे जवाब बताइए। मैं आपको इकोनॉमी पे ही जवाब देने वाला हूं कि बैंकों ने जो कर्ज देना था उसके अंदर उसके सरलीकरण के ऊपर भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकों को हिदायत दी है कि जब तक कैश नीचे नहीं पहुंचेगा, कैश नहीं पहुंचेगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमें अपने फॉर्म जोन से जिनके तहत कर्ज दिए जाते हैं उनकी शर्तों में भी सरलीकरण लेके आना पड़ेगा, उसको आसान बनाना पड़ेगा। और 20 लाख करोड़ जो आपने कहा कि कौन कहता है कि मेरे अकाउंट में कितना आया, तो आपको ये बताना चाहता हूं कि हर अकाउंट के अंदर जो एमएसएमई से जुड़ा है और जो एमएसएमई से नहीं भी जुड़ा है, बैंक में ये शर्तें लागू, जिन लोगों पे शर्तें नहीं लागू होती है एमएसएमई की, उनको भी सरकार की तरफ से प्रावधान दिया गया है कि आप भी लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन को केवल हल नहीं होता किसी भी चीज का, हल होता है डिमांड। जैसा देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मर्सिडीज पे चलने वाला भी एक फुटपाथ से सामान खरीदे, मतलब हमारे हाथ के बने हुए सामान, हमारे देश के बने हुए सामान को महत्व नहीं देंगे तो हमारे लोकल डिमांड नहीं बढ़ेगी। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तब तक नहीं जा सकते जब तक हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रिविलेज ना दे, उसको वेटेज ना दे। तो ये मुझे लगता है ये सभी लोगों को, ये देश के प्रधानमंत्री को नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ये बात रखनी चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री रख रहे हैं। इकोनॉमी की बात आपने कही है। सर अभी आज के हालात क्या है सर, मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट सर, क्योंकि आप बोल रहे हैं सर, 1 मिनट बताता हूं सर। 1 मिनट सर, 1 सेकंड। जो आज मर्सिडीज रखता है सर, 90% वो घर के बाहर नहीं निकल रहा। जो मर्सिडीज रखता है वो अफोर्ड कर सकता है कि वो घर पे रहे, और उसके साथ जो उसके काम करने वाले मददगार लोग हैं वो जाते हैं सामान खरीदने, और यकीन मानिए वो फुटपाथ से क्या नॉर्मल किराना शॉप से खरीदते हैं। पहला तो ये जवाब आपका, एक चीज। दूसरी चीज सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं लोगों के हाथ में कंजम्पशन के लिए पैसा कैसे आएगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये मेरा सवाल था, जिसको आप डिमांड की बात कर रहे हैं। मैं तुरंत यहां पर जाऊंगा हर्ष शास्त्री जो हमारे पास शरद कोहली जी हैं। शरद जी, आपका रिएक्शन उस पर वेरी क्विकली। देखिए, मैं आपको उदाहरण के रूप से बता देता हूं कि डिमांड की क्या पोजीशन है। जो 3 लाख करोड़ का एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी का पैकेज निकाला गया था, ऐसा माना जा रहा था निशान कि ये एक अंग्रेजी में शब्द होता है गॉबल, मतलब एकदम से जब आप बिल्कुल निगल लेते हैं कोई चीज, ऐसा माना जा रहा था कि 3 लाख करोड़ शायद हफ्ते 10 दिन में ही पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया जाएगा। पर अब इसको करीब करीब 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं, केवल 20,000 करोड़ आज तक बैंकों ने डिसबर्स किया है। ये इस बात को बताता है कि जो उद्योगपति हैं, जो एमएसएमईज हैं, वो इस समय लोन लेने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद अगर वो लोन लेंगे तो उनके ऊपर लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो जो माल बनाते हैं, जिसमें वो बिजनेस करते हैं, उसकी अभी डिमांड नहीं है। मुझे लग रहा है सरकार को इस समय डिमांड को क्रिएट करने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक मैजिक वर्ड है इस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए,
तो वो डिमांड है। इतना बड़ा रिस्क लेके हमने इकोनॉमी को खोला है, अनलॉक किया है, हमारी आर्थिक मजबूरियां थी जिसकी वजह से हमने इकोनॉमी को खोला है। मुझे लग रहा है कि सरकार आज राजीव जेटली जी के माध्यम से मैं सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, निशांत आपके शो के माध्यम से, कि अगर डिमांड पे फोकस किया गया तो ये अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी पटरी पे आएगी कि भारत वाकई में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है। और 21-22 में मुझे यकीन है इस बात पे कि अगर ये डिमांड वापस आ गई, भारत 9.5% जो कि कल की आपको भविष्यवाणी भी आई है से ग्रो कर सकता है। इतना बड़ा रिस्क लेके हम डिमांड अगर नहीं क्रिएट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम फिर खाली जान ही जान है, फिर जहान नहीं रह जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि वोकल फॉर लोकल, ये जो मर्सिडीज वाले को बोला है कि आप फुटपाथ से खरीदिए, ये वोकल फॉर लोकल को ही कहने का एक तरीका है कि आप लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। चाइना पे जो निर्भरता है भारत की, उसको खत्म करने का निशान एक और केवल एक तरीका है कि भारतीय उद्योगपति जो निवेश करते हैं वो आगे बढ़कर आए, हिचकिचाए नहीं। और आईसीसी के साथ आज जो प्रधानमंत्री जी ने वार्तालाप किया है उसका भी लक्ष्य केवल यही था निशान कि लोग जो है घबराए नहीं, मायूसी ना आए। मैं समझता हूं ऐसा डायलॉग जब प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के साथ करते हैं वो एक मैसेज भेजता है कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और आप मायूस ना हो, इतना कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। अगर आप लोग आगे आएंगे, ठीक है, पॉइंट नोटेड। सर मैं आगे बढ़ूंगा, एक मिनट, दोनों की पार्टनरशिप से ही। शरद साहब मैं आगे बढ़ूंगा। एक बहुत अच्छी खबर मैं अपने दर्शकों को देना चाह रहा हूं और ये आपके लिए बड़ी खबर है। वली साहब आप स्टैंड बाय पर रहिए और मेरे साथ जो पॉलिटिकल गेस्ट है वो भी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये सामने आया है कि कोरोना पर यह दावा है मास्क पहनने से कोरोना का संक्रमण कम हो जाएगा। कोरोना वायरस को शरीर में जाने से मास्क ही रोकेगा। इलाके में लॉकडाउन हो या नहीं, मास्क जरूर पहने। कम्युनिटी स्प्रेड में मास्क ही बचाव का एकमात्र हथियार है, रामबाण बताया गया है। और यही हमारा आखिरी सवाल है शो का कि क्या कोरोना से बचने के लिए मास्क रामबाण है। मैं अपने दर्शकों को यहां पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को कंटिन्यू करें आप, हमारे टीम से मैं बोलूंगा। वली साहब, डॉक्टर वली, क्या यह बात सही है कि अभी स्टेज में जो कैम्ब्रिज की स्टडी कह रही है मास्क एक सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है? मास्क की आदत डालिए, मास्क बहुत जरूरी है। मास्क से संक्रमण ना आपको आएगा ना आपसे दूसरे को जाएगा। आपसे दूसरे को जाने के लिए भी मास्क उतना जरूरी है जितना आपके अंदर संक्रमण आने के लिए जरूरी है। और मास्क के लिए बहुत से ऑप्शन प्रधानमंत्री जी ने बांध के भी बताए हैं, सब लोगों ने बताए हैं। कई तरह के मास्क हैं, कपड़ा है, डाटा है, कपड़े का मास्क है, क्लॉथ मास्क भी अब इंटरनेशनल लेवल पे बताया गया है। तो मास्क जो है ये बहुत जरूरी है और अब हमको मास्क लेने की आदत डालनी है। कल मैंने जैन मुनि का एग्जाम्पल देके बताया था कि भगवान महावीर जी ने मास्क का संदेश दिया था, वो प्रिवेंटिव संदेश था और बहुत जरूरी था। आज हमको उसको पालन करना है, बहुत जरूरी है। मास्क जो है बैक्टीरिया को बाहर जाने से भी रोकता है, मेरे और आपके जो बैक्टीरिया, अगर आप खड़े भी हैं तो हवा में भी हैं तो दोनों को आने से वायरस को और बैक्टीरिया को रोकता है। ज्यादा सावधानी में अब हम N95 मास्क फ्रीली बहुत सस्ता मिल रहा है, ये अब बहुत सस्ता हो गया है। N95 जो है वो बाहर से अंदर के आने को, संक्रमण को रोकता है टेक्निकली, तो इसको भी हम यूज कर रहे हैं। बहुत से 30% लोग N95 ही यूज कर रहे हैं अब। तो इसकी अब महंगाई नहीं है, ये वॉशेबल भी होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मास्क से अपनी सुरक्षा कीजिए। हैंड सैनिटाइजेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, हैंड सैनिटाइजेशन को भी पूरा इंपॉर्टेंस दीजिए। इसमें ये मत देखिए हम अल्कोहल से कर रहे हैं या पानी और सोप से कर रहे हैं। और 2 मीटर वाला हमारे जो पॉलिटिकल यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपने बहुत, वली साहब आप जो मैसेज दे रहे हैं ये बड़ा लाउड एंड क्लियर है, लेकिन मेरे साथ जो पॉलिटिकल लोग यहाँ पर मौजूद हैं मैं उन सबसे एक चीज़ रख रहा हूँ। मैं सीधे चलूँगा यहाँ पर। सबसे पहले कांग्रेस की जो प्रवक्ता मेरे साथ है, मैम आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप सभी लोग अपने स्टेट्स में ऐसा कुछ मैंडेटरी करने जा रहे हैं या नहीं करेंगे? क्योंकि एक स्टडी है और आज हमने मणिपुर में देखा 441 लोगों को डिटेन किया गया क्योंकि उन्होंने पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं पहना था। मणिपुर में जहां पर हम देख रहे हैं बहुत तेजी से रिकवरी हो रही है, इसका इम्पैक्ट कम हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर मैम? देखिए, जिस जगहों पे जिस तरीके की कंडीशन है उनको देखते हुए
जरूरी है कि कुछ चीजों पे सख्ती बरती जानी चाहिए, और जहां तक सरकारें बरत रही है वो अच्छी चीज है, मैं इसमें राजनीति की बात नहीं करूंगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति अगर कोई करता है तो वो कोरोना दिखाई देता है, तो सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी सरकारें क्या कर रही हैं। और दूसरी बात एक चीज, हम लोगों ने बहुत राजनीति नहीं कर रही, मैं निशान जी आपकी बात का जवाब दूं। बहुत बात की मैम जी, बहुत हमने इस पे बात की मैम। मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, रोकूंगा थोड़ा, मेरा समय भी कम है अभी। लेकिन अक्षय, क्या दिल्ली में ऐसा कुछ हो सकता है कि मैंडेटरी कर दिया जाए इसको, जैसे हमने मणिपुर में एक एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं एग्जांपल भी साइड कर रहा हूँ आपके सामने। निशान जी, दिल्ली में मास्क पहनना ऑलरेडी मैंडेटरी है, और आने वाले 2-3 दिनों में दिल्ली सरकार एक बहुत बड़े स्तर पे इसको जन आंदोलन बनाने के लिए, जैसे हमने ऑड इवन के समय किया था, जैसे हमने पोल्यूशन के समय किया था, हम चाहते हैं कि लोग खुल के मास्क पहने और एक दूसरे को एनकरेज भी करें। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के अंदर कि मास्क बाहर जरूर पहनते हैं लेकिन घर के अंदर नहीं पहनते। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो बहुत सारे केस हो रहे हैं कि एक ही घर में एक को कोरोना हो, माफी चाहूंगा अक्षय जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो का जिस्ट ये है, नंबर 1, कि आप मास्क जरूर पहने प्लीज। मैं एंकरिंग कर रहा हूं लेकिन मेरी जेब में मास्क रखा है अभी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही खत्म करूंगा मैं मास्क पहन लूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट वाइज लोगों को अपने स्टेट के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मणिपुर का एग्जांपल दिया मैंने अभी आपको, 441 लोगों को डिटेन किया क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना। तो ऐसे स्ट्रैटेजी लॉकडाउन के लिहाज से हर चीज को बनाए। तीसरी चीज, लोकल फॉर वोकल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रधानमंत्री ने कहा, इसको मानना पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।